हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज से एक नया सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, ब्लॉगिंग के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। एक्सपर्ट बना दूंगा। मुझे इस करियर से पहले एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स का नियरली 40 वेबसाइट बनाने का, हर अलग अलग तरह का। तो मैं समझ लीजिए, खुद का तारीफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि आई हैव डेप्थ नॉलेज ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, किसी तरह का वेबसाइट हो। ठीक है, तो आपको, क्योंकि मैं अच्छा से जानता हूं, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छा समझा पाऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड तक जाके। मतलब आप अगर जीरो भी हैं बिल्कुल, ठीक है, तो भी आप अगर ट्यूटोरियल वॉच करेंगे कंटिन्यूसली बिना स्किप किए कहीं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ग्राउंड से कवर करूंगा बिल्कुल। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आज जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे ये सब चीज़ तो और डायरेक्टली वेबसाइट क्रिएट करने चले जाएंगे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, दोबारा से सब कुछ काम करने के बाद भी दोबारा से आगे फिर से स्टार्ट करना पड़ जाए शुरू से, आपका होस्टिंग स्पेस बर्बाद हो जाए, या फिर और भी कई चीज़ बेकार हो सकते हैं, पैसा या फिर मेहनत का वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, वो बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। ओके, तो पहली चीज़, सबसे पहला नंबर 1 चीज़ जो है वो ये कि बहुत से लोग जो है कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं जब, तो वो फ्री का चीज़ प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सपोज कर लीजिए फ्री का चीज़, मैं भी शुरू किया था तो फ्री का चीज़ ही लिया था, और उसमें इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना फ्री वाले चीज़ में, कि एक तो जो फ्री में चीज़ देते हैं वो लोग, ठीक है, वो उसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे होस्टिंग ही फ्री में आपने परचेस किया कहीं से, तो वो क्या होता है, एक छोटा सा, मतलब एक लिमिटेड सर्वर स्पेस रहता है, उस पर पूरा ट्रैफिक रहता है, हर जगह का फ्री वाला, पूरे वर्ल्ड का ट्रैफिक। ऊपर से सबसे बेकार का सर्वर रहेगा, वेब पेज लोडिंग जो होगा, ठीक है, अप लिंकिंग, डाउन लिंकिंग या फिर पेज लोडिंग जो होगा, इतना स्लो होगा कि आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे वेबसाइट बनाने के दौरान। पहला चीज़ ये। उसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं, आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस नहीं देते हैं कोई लोग, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे अच्छे जो CMS है यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी CSM या डायनामिक साइट बना ही नहीं पाएंगे, डेटाबेस नहीं देंगे वो लोग तो माई स्क्वेल का या फिर कोई और दूसरा नहीं देंगे तो उसके अलावा और भी बहुत से लिमिटेशंस हैं। बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ आपको अच्छी तरह समझा देंगे, लिमिटेड बैंडविड्थ देंगे वो लोग, जैसे 100 MB, 200 MB, 1 GB, 2 GB लिमिटेड बैंडविड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंडविड्थ ज़्यादा होना। अगर बैंडविड्थ नहीं होगा ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इफेक्ट करेगा, आगे समझा दूंगा मैं जब आपको फीचर्स बताऊंगा, तो थोड़े दिन इसी ट्यूटोरियल में। ओके, उसके अलावा बहुत सा और एड्स वगैरह खुद का डालते हैं वो लोग, ठीक है, खुद का उनका एड्स आएगा, स्पैम होगा, हैकिंग का डर रहता है, सपोर्ट नहीं देते हैं, फ्री सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आप एक तरफ से ना मन लगा के काम भी नहीं कर पाएंगे उसमें, ढंग से होगा ही नहीं, वो खुद ही उसी में फंस के रह जाएंगे। फ्री का चीज़ फ्री ही का होता है। तो और वैसे ही डोमेन के केस में आप डोमेन फ्री में लेने जाएंगे तो आपको सब डोमेन मिलेगा, यानी किसी डोमेन का एक्सटेंशन जो है होता है वो डॉट से पहले करके वो सब डोमेन मिलता है। सब डोमेन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि आप जो है अपना प्रोग्रेस जो है एलेक्सा रैंकिंग पे देख नहीं पाएंगे। जब भी आप एलेक्सा रैंकिंग पे सब डोमेन का स्टेटस चेक करेंगे तो वो दिखाता है पूरे के पूरे डोमेन का ही दिखाता है, वो सब डोमेन का आपका स्टेटस जान ही नहीं पाएंगे आप कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कितने बैकलिंक, बहुत से चीज़ जो है आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट कम से कम जो है डोमेन सबसे सस्ता वाला जो हो, ठीक है, बहुत से जरूरी नहीं एक .com ही परचेस कीजिए, बहुत सारे .co.in, .info, .org और बहुत से आते हैं जो कि लगभग 99 रुपये से स्टार्ट होते हैं, मिल जाएंगे 1 साल के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है 99 रुपये खर्च कर देंगे डोमेन के लिए, तो 100-200 रुपये खर्च कर देंगे तो ठीक है। होस्टिंग जो अच्छी कंपनी है, 2 अच्छी कंपनी मैं बताऊंगा आपको जो है होस्टिंग के लिए, और दोनों ही कंपनी जो है आपको मंथली बेसिस पर रिन्यू करने के लिए देती हैं। आप एक महीने का भी होस्टिंग खरीद सकते हैं। उसका बेसिक प्लान जो है किसी भी कंपनी का जो बढ़िया होता है उसका बेसिक प्लान जो है वो 400 रुपये से 500 रुपये महीने का होता है, ठीक है।
तो आपको हार्डली से हार्डली खर्च पड़ेगा, तो कितना भी पड़ेगा ना, तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एनी आई एक्सपेक्ट कि 600 रुपये 700 रुपये में हो जाएगा। तो आप 600-700 या 1000 रुपये अगर खर्च कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि कि आप जब पैसे खर्च करेंगे होते हैं तो आपका सीरियसनेस भी बढ़ेगा आपके काम के ऊपर कि हाँ मैंने पैसे लगाए हैं, थोड़ा सीखना चाहिए। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिए और एटलीस्ट डोमेन और ये होस्टिंग जो है वो होस्टिंग 1 महीने के लिए आप परचेज कर लीजिए और सस्ता वाला एक डोमेन खरीद लीजिए। उसके बाद आप जो है, अब अगला सवाल कि डोमेन वेबसाइट नेम को ही कहते हैं डोमेन, कि डोमेन नेम या फिर होस्टिंग स्पेस या फिर दोनों कहाँ से खरीदें, कहाँ से परचेस करें, किस कंपनी से परचेस करें। ठीक है, जो डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं उसे डोमेन नेम रजिस्ट्रार कहा जाता है, या फिर उस कंपनी को आप कह सकते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, तो और जो कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, होस्टिंग स्पेस, उन्हें आप होस्टिंग प्रोवाइडर कह सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में मतलब आप हैं तो आपके पास बहुत से कंपनीज हैं। ठीक है, 10, 15, 20 कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं होस्टिंग और डोमेन। लेकिन अगर मेरी एक्सपीरियंस माना जाए तो आई रिकमेंड ओनली 2। ठीक है, पहला GoDaddy.com, ये डोमेन नेम रजिस्ट्रार भी है और होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। दूसरा HostGator.com, HostGator.in यहाँ पे है और GoDaddy.in आ जाएगा इंडिया के लिए, ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा इंडियन साइट पे। आपको हम सबसे पहले बता दें कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना राय है, अपना जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ आपको। और आप चेक कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक होते हैं, उन सभी के जो वेबसाइट है उनका रजिस्ट्रार या फिर होस्टिंग प्रोवाइडर आप देख लीजिएगा। whoisdomaintool.com पे जाके whoisdomaintool WHOIS domaintool.com, इस वेबसाइट पे जाएंगे जब आप और किसी भी साइट का एड्रेस डालेंगे, जैसे मान लीजिए ICICI बैंक, SBI.co.in, ठीक है, या फिर ऑनलाइन SBI.com, जो भी डालेंगे आप, तो आपको सीधे सीधे बता देगा सब चीज़ उसके बारे में कि इसका डोमेन रजिस्ट्रार कौन है, किस कंपनी से खरीदा है, ये होस्टिंग रजिस्ट्रार, होस्टिंग कहाँ से लिया है इसने। होस्टिंग का थोड़ा इनडायरेक्ट बताता है, सर्वर के हिसाब से बताता है, तो आइडिया हो जाता है जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। उसके बाद कब परचेज किया है, कब एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, और उसके अलावा एड्रेस, नाम, जो उसका मालिक है या फिर रजिस्ट्रार जो वेबसाइट का ओनर है उसका। हालांकि ये चीज़ जो है फ़ोन नंबर वगैरह भी रहता है, हालांकि ये अगर चाहें तो आप इसे हिडन कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, प्राइवेसी आप ऑन कर सकते हैं। तो दे आर द 2 बेस्ट होस्टिंग। इनका सपोर्ट सबसे बड़ा चीज़ है कि सपोर्ट सबसे बढ़िया है दोनों का, और वो हर चीज़ जो आपको ज़रूरत है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी तरह का वेबसाइट बनाना हो, वो हर टूल इनके पास मौजूद है, हर CMS मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है जो चाहिए आपको, जेन्युइन बिल्कुल रेट पे। और सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है उनका, स्पीड, अपडेट, रिलायबल काफ़ी है वो लोग, स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो मैं इन्हीं दोनों को रेकमेंड करता हूँ। हाँ, GoDaddy डेफिनेटली आप जब खरीदने जाएंगे तो आपको डोमेन नेम जो है वो कुछ जो है वो सस्ता देता है, और HostGator जो है डोमेन नेम थोड़ा महंगा देता है। मतलब महंगा नहीं, मतलब वही ओवर 500 के रेंज में रहता है डोमेन नेम, लेकिन GoDaddy पे सस्ता रहता है। लेकिन GoDaddy में फिर होस्टिंग महंगा रहता है थोड़ा, और HostGator में होस्टिंग सस्ता रहता है, तो मिला जुला के बात बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये कंपनी जो है ना, बहुत सा आपको ऑफर समय समय पे देखिएगा, इसमें ना ऑफर दिखाते रहते हैं कि 50% ऑफ, 20%, 30%। तो ज़्यादा इस सब के चक्कर में आपको फंसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मिला जुला के सब बात बराबर ही कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। ओके, तो आप चाहे तो GoDaddy से डोमेन परचेज कर सकते हैं 99 रुपये में, और चाहे तो HostGator से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, दोनों अलग अलग से। अब आप दोनों अलग अलग से जब परचेज करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्किल होना चाहिए लिंक करने का। मतलब होस्टिंग जो है, आपका होस्टिंग स्पेस है, उसको डोमेन से लिंक करना होता है। अगर अलग खरीदेंगे तो, अगर एक ही कंपनी से खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
बस परचेज कीजिए और शुरू कर दीजिए वेबसाइट बनाना। लेकिन जब आप अलग अलग कंपनी से खरीदेंगे, तो जैसे मान लीजिए डोमेन नेम GoDaddy से खरीद लिया, होस्टगेटर से मैंने खरीद लिया होस्टिंग स्पेस, तो अब मुझे क्या करना होता है कि होस्टगेटर हमको एक नेम सर्वर देता है, नेम सर्वर, ठीक है, 2 नेम सर्वर प्रोवाइड करता है आपको। वो दोनों कॉपी करके आपको लिंक करना होता है, डालना होता है डोमेन नेम जो प्रोवाइडर है उसके साइट के अंदर, तब जाके लिंक हो जाता है आपका होस्टिंग इससे, डोमेन से। ये प्रोसेस 24 घंटा लगभग लेता है, और उसके बाद आप वेबसाइट जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप नए हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक ही कंपनी से परचेस कर लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। हाँ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं अलग अलग परचेस करने से, लेकिन फिर भी आप एक ही से परचेस कर लेंगे अगर, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। बहुत से लोग, अगला सवाल ये है कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि .com डोमेन नेम एक्सटेंशन रखने से कुछ फ़ायदा होता है क्या, सर्च रिजल्ट में ऊपर आता है, या फिर कुछ और बेनिफिट होता है, या फिर एड्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस। अगर हम .org .in .info या फिर और भी कोई .biz या फिर कुछ और रखें तो क्या होगा। तो आपका मैं सीधा सीधा आंसर दे रहा हूँ इसका कि इट डज नॉट मेक्स एनी टेक्निकली डिफरेंस। कोई टेक्निकली डिफरेंस नहीं होता है आपके बेनिफिट्स में, फ़ायदे में किसी तरह का, जीरो, ठीक है। ना ही सर्च में, सर्च इंजन के हिसाब से, ठीक है, यानी SEO पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट से व्यू देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी खरीद लीजिए। ना ही आपको कहीं काम करने में वेबसाइट, किसी तरह का वेबसाइट बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। फर्क बस क्या होता है मैं बता रहा हूँ बड़ा फनी है। मैंने एक बार वेबसाइट बनाया था, ठीक है, एक कॉलेज का। तो मैं सब कुछ रेडी वेडी करके मैं बोला उनको कि सर आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो .org ले लेंगे। हम बोले .org का 400 रुपये पड़ता है, आप ले लीजिए। तो .org उन्होंने ले लिया, ठीक है। मैंने वेबसाइट बना कर उनको दिखा दिया, सब कुछ बन गया, हैंड ओवर करके पैसे वैसे ले लिया और मैं चला गया। तो फिर मुझे वो अगले दिन मिले, बोले कि अरे भाई वो वेबसाइट नहीं खुल रहा ना जी। तो हम बोले नहीं खुल रहा सर। तो हाँ, कहाँ खुल रहा। तो हम बोले आप ज़रा क्या उसमें क्या डालें उसमें। तो बोले कि अरे उसमें ब्राउज़र के ऊपर मैं डाल दिया ना ये www.gndcbidar.com। तो हम बोले .com नहीं है सर, आपका .com नहीं है, आप उसमें .org बनाए थे, .org मारिए। तो होता क्या है बेसिकली, जो नॉर्मल इंसान है, जो मतलब कम रिलेटेड है इस फील्ड से, इंटरनेट की दुनिया से, तो वो लोग बेसिकली हर चीज़ में सोचते हैं कि बस इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स होते हैं उसका एक्सटेंशन .com ही होता है। तो आप कभी भी अगर मान लीजिए होता है ऐसा कि आप info बना लिए कोई वेबसाइट, बहुत पॉपुलर भी हो गया, तो जो नए लोग हैं ना, वो लोग एक्चुअली .info वो नहीं मारेंगे, वो टाइप नहीं करेंगे, वो लोग सीधे आप फ्लिपकार्ट.com मारेंगे। हालांकि फ्लिपकार्ट.com ही है, तो वो लोग मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने बनाया होता, .info बनाया होता, तो अब नॉर्मल लोग क्या होता है ना, फ्लिपकार्ट.com ही मारते सीधे। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है थोड़ा, ये एडवांटेज मिलता है, और इसके अलावा कोई किसी तरह का एडवांटेज नहीं होता है। कोई भी डोमेन नेम एक्सटेंशन परचेज कर लीजिए आप, राइट। अब बात कर लेते हैं सवाल दूसरा, होस्टिंग स्पेस खरीदते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, होस्टिंग स्पेस परचेज करने से पहले आपका डिसीजन, ठीक है। देखिए कितने तरह के होस्टिंग स्पेस मिलेंगे आपको, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहला होता है एक शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं। शेयर होस्टिंग में क्या होता है बेसिकली कि एक सर्वर होता है, और उस सर्वर का पे जो उसका स्पेस है टोटल, उसमें वो लोग पार्टीशन कर देते हैं, 10 GB 15 GB 20 GB ऐसा बना के रखते हैं। आपको चाहिए तो उसी सर्विस में सर्वर में से आपको दे देंगे 10 GB, किसी दूसरे को दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है ना, शेयर्ड होस्टिंग ही एक आम इंसान खरीदता है अगर आपको सिंगल वेबसाइट बनाना है तो, ठीक है। दूसरा डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग जैसे आप बैंक है, आपके पास बैंक है, आप बैंक का वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि, या फिर बहुत बड़ा कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसपे बहुत लोग रिजल्ट देखना है या कुछ देखना है वैसा, तो वैसे लोग क्योंकि
स्लो ना हो सर्वर, ठीक है, अच्छा खासा स्मूथली उसका जो है अप टाइम रहे, वो लोडिंग वगैरह हो, सब कुछ बढ़िया रहे, इसलिए वो लोग डेडिकेटेड सर्वर लेते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर काफ़ी महंगा होता है और वो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जब तक कि आपको एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट नहीं क्रिएट करना होता। तो तीसरा जो होता है वो होता है रीसेलर होस्टिंग, ठीक है। रीसेलर होस्टिंग यानी आपको एक ऐसा प्लान दिया जाता है जिससे कि अगर आप वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, वेब डेवलपर वगैरह है और आपकी वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है, तो आप ये परचेस कर लेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। सस्ता में बल्क प्लान मिल जाता है, उसमें आपको खुद ही मिल जाएगा ऑप्शन कि आप डिवाइड कर लीजिए रिसेलर प्लान में अपने हिसाब से, आपके क्लाइंट को जितना चाहिए, और उनके हिसाब से अपना रेट लगा लीजिए और उनको देखिए आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम आपको शेयर्ड होस्टिंग के बारे में बताते हैं, एक एक करके बाकी सब के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ। शेयर्ड होस्टिंग में आपको मान लीजिए एक ब्लॉग बनाना है अपने लिए, ठीक है, या फिर आप अपने के लिए साइट बनाना है, कोई भी वेबसाइट बनाना है, तो आप आमतौर पे रीसेलर जो है होस्टिंग परचेस कर लीजिए। आप जो है वो शेयर्ड होस्टिंग में से परचेस कर लीजिए। अब जब आप परचेस करने जाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सब में दो ऑप्शन रहता है, लिनक्स सर्वर होस्टिंग या फिर विंडोज़ होस्टिंग। तो आपको ये सेलेक्ट करने से पहले कि लिनक्स हमको होस्टिंग परचेस करना है या फिर विंडोज़ परचेस करना है, ओके, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हम CMS जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो इस पर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो यूज़ करने वाले हैं, वो कंपैटिबल है कि नहीं, इसके मेन तो यही देखना होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे CMS होते हैं जो कि वो विंडोज़ सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% CMS या सॉफ्टवेयर जो है वो लिनक्स ही सपोर्ट करते हैं। और मैक्सिमम हम भी आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको अगर कोई बहुत कुछ खास नहीं बनाना है अगर, तो आप मतलब एक होता है कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, CMS होते हैं जिनको विंडोज़ ही चाहिए केवल, लेकिन मोस्टली 90% CMS को जो है फेमस जो पॉपुलर CMS है उनको लिनक्स ही चाहिए। और लिनक्स जो होता है सर्वर वो काफ़ी सिक्योर रहता है, हैकिंग वगैरह का डर नहीं रहता उसमें, ओके। तो आप प्रेफर कीजिएगा लिनक्स होस्टिंग, ठीक है, जब भी आप वेबसाइट बनाने जाइएगा। तो उसके अलावा और क्या क्या देखना चाहिए आपको। सबसे पहला चीज़ जब आप परचेस कर रहे हैं तो होस्टिंग स्पेस कितना आपको मिल रहा है, आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है कि नहीं। बहुत ज़्यादा स्पेस भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 1 GB अगर बेसिक वेबसाइट बना रहे तो बहुत ज़्यादा है, 10 GB तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 1 GB इज़ एनफ अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो। और कोई बहुत बड़ा अगर ई-कॉमर्स वगैरह बना रहे हैं तो 10 GB ले लीजिए। फ़ोटो वगैरह का साइट है, वीडियो का साइट है तो 10 GB ले लीजिए। नहीं तो अगर नॉर्मल अगर साइट है टेक्स्ट वगैरह का, थोड़े मोड़े पिक्चर्स का, तो 1 GB इज़ एनफ। बाद में आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे ये लोग ट्रिक खेल देते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर जो होते हैं। बैंडविड्थ देखिएगा, होस्टिंग प्लान में लिखा होता है बैंडविड्थ कितना दे रहे हैं, 1 GB 10 GB, ठीक है, या फिर अनलिमिटेड। तो सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए बैंडविड्थ होता क्या है इस टर्म में, मतलब वेब डिज़ाइनिंग होस्टिंग के रेफरेंस में क्या मतलब है बैंडविड्थ का। यहाँ पे देखिए, सपोज कर लिया आपका वेबसाइट चालू हो गया, ठीक है, और आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ने मात्र 1 GB बैंडविड्थ दिया है। बैंडविड्थ हमेशा पर मंथ के हिसाब से होता है, वो मेंशन नहीं करते वहाँ, लेकिन बैंडविड्थ जो होता है वो पर मंथ लिखा रहता है वहाँ पे। तो होता क्या है, अगर आपने 100 मान लीजिए 1 GB बैंडविड्थ का एक प्लान परचेस किया है, कितना भी स्पेस है उसमें मतलब नहीं है उससे, तो जब आपका साइट लॉन्च हो जाएगा, मान लीजिए लॉन्च हुआ, आपने हमको URL दिया आप वेबसाइट का, हम अपने कंप्यूटर में खोले, एक पेज खोले, मान लीजिए एक पेज का साइज 1 MB था, तो वो सर्वर से 1 MB जो है मेरे कंप्यूटर में लोड हो गया, यानी वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो गया 1 MB का। सपोज कर लीजिए किसी और ने फिर एक दूसरा पेज खोला, तो 1 MB फिर वही पेज खोला, 1 MB फिर वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। तो वैसे वैसे अगर 1 GB टोटल डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा सर्वर से,
उसके बाद जो है आपका साइट जो है दिखाएगा, वहाँ पे कोई खोलना कोशिश करेगा तो, कि बैंडविड्थ लिमिट एक्सीडेड, और आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बैंडविड्थ अलग से खरीदना पड़ जाएगा उन लोगों से और एक्स्ट्रा। तो अगर आप एक छोटा मोटा वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिस पर ट्रैफिक नहीं रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा, महीने में बहुत ज़्यादा तो 1000 लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, 1000 बार ओपन होने वाला है, 2000 10,000 बार ओपन होने वाला है, तो ठीक है, आप 10 GB तक का अगर कोई बैंडविड्थ दे रहा है तो ओके। अगर मान लीजिए आप एक ब्लॉग ओपन करने वाले हैं जिस पे आप मेहनत करेंगे बहुत सा, और आप चाह रहे हैं कि आपके लाखों विजिटर्स हों और वो लोग पढ़ें, तो आप कभी भी ये प्लान मत लीजिएगा जिसमें लिमिट हो बैंडविड्थ का। हमेशा प्रेफर कीजिए अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला प्लान। अनलिमिटेड बैंडविड्थ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर आपको आपके होस्टिंग प्रोवाइडर जो है आप मनमर्जी से अपग्रेड करने के लिए चार्ज लेने लगेंगे। तो दूसरा चीज़ ये है। तीसरा चीज़ है, बहुत से जो सस्ते वाले प्लान्स होते हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको MySQL डेटाबेस नहीं देते हैं उसमें। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको आपके होस्टिंग प्लान में कम से कम अगर एक वेबसाइट होस्ट करना है तो एक MySQL डेटाबेस होना चाहिए। अगर उसमें और ज़्यादा वेबसाइट होना चाहिए, होस्ट करने वाले हैं आप उसी प्लान में, तो आपके पास वो और ज़्यादा जितने करने वाले हैं उतना कम से कम MySQL डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 करने वाले तो 10 उसमें होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि MySQL डेटाबेस है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप डायनेमिक साइट नहीं बना पाएंगे, केवल स्टैटिक साइट ही बना पाएंगे। जिस होस्टिंग प्रोवाइडर में जो होस्टिंग देता है, अगर वो MySQL डेटाबेस नहीं दे रहा है आपको, तो केवल आप स्टैटिक वेबसाइट्स बना पाएंगे उस होस्टिंग का यूज़ करके। अगर आप डायनेमिक या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना है, आपको डेटाबेस यूज़ करना है, तो आपको ज़रूरी है कि आपके होस्टिंग प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड करे MySQL डेटाबेस एटलीस्ट एक वेबसाइट के लिए, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि कस्टम ईमेल दे रहे हैं कि नहीं आपका @डोमेन नेम आपका जो है। आप तो आमतौर पे जीमेल का यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट परचेज करेंगे तो एटलीस्ट आपके वेबसाइट के नाम से आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए support@gmail.com, तो support@abcxyz.com जो भी आपका नाम है। तो वो कितने ईमेल दे रहे हैं, नहीं तो होस्टिंग वाले क्या करेंगे, बाद में आपसे ईमेल के लिए भी अलग से पैसा लेते हैं कुछ लोग। तो ये सब चीज़ जो है आप देख लीजिए कि आपको अगर अपने एम्प्लॉय को देना है ईमेल्स वगैरह, तो आप कितने ईमेल्स वो दे रहा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट। और उसके बाद सपोर्ट की बात है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो सपोर्ट को करते हैं कि नहीं करते हैं, कितना आवर्स करते हैं, कैसे किस लैंग्वेज में करते हैं, कितना बढ़िया है सपोर्ट। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ, ठीक है, मोर देन 10 होस्टिंग प्रोवाइडर्स मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा जो ख़राब हैं सबके, लेकिन मैं आपको बस इतना कहूँगा कि बेस्ट आर GoDaddy एंड HostGator। बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं लोग, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। और बाकी की चीज़ें हैं, जैसे वो लोग प्रोवाइड करेंगे, जब आप परचेस करने जाएंगे तो बहुत सी चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे, साथ में बोलेंगे कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। यानी जैसे साइट बिल्डर देंगे सॉफ्टवेयर, या फिर और कुछ सिक्योरिटी के लिए SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो अभी आपको ये सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइट बिल्डर तो बेकार का चीज़ होता है बिल्कुल, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो आपको SSL सर्टिफिकेट वगैरह अभी परचेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत जब कुछ सिक्योर काम कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे वगैरह, तो वो उस समय परचेस कर लीजिएगा, वो बेहतर होता है, ठीक है। तो इसके लिए तो इतना ही ज़रूरत है। अब चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं सॉफ्टवेयर्स का और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, CMS जिसे कहते हैं। तो कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा यूज़ करना चाहिए हमें। देखिए, जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर थे, मतलब जिस पे आप कोडिंग, अब देखिए कोडिंग करके कोई नोटपैड में प्रोफेशनल, मतलब जो आदमी है वो करके वेबसाइट नहीं क्रिएट करता है ना। सिखाने के लिए बस नोटपैड पे और छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको यूज़ करके सिखाया जाता है, HTML पेज वगैरह, PHP पेज क्रिएट करने के लिए ये सब में, ठीक है। जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है किसी भी पेज को क्रिएट करने के लिए, किसी तरह का भी, चाहे HTML हो, चाहे PHP हो, चाहे आप जावा में बनाएं या फिर .NET में बनाएं, कोई में भी बनाएं, ठीक है,
वो है अडोबी ड्रीम वीवर। अडोबी ड्रीम वीवर जो है सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है पूरे वर्ल्ड में, जिसका कि यूज़ करके वेबसाइट पे काम किया जाता है। तो अब देखिए, अब अडोबी ड्रीम वीवर में भी दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो वहाँ पे आप टाइप कीजिए कोड और क्रिएट कीजिए फंक्शंस या पेजेस, या फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप विंडो भी है, वो आप करते रहिए, कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएगा उसमें। तो अब आज के दिन में अगर पढ़ाई के लिए मकसद से अगर वेबसाइट डिजाइनिंग बनाते हैं, कोडिंग करके लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप जब कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो यकीन मानिए, अगर एक वेबसाइट अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अगर एक वेबसाइट में अगर 100 पेज हैं, ठीक है, तो आपको एक पेज अगर कोडिंग करके निकालेंगे ना, कोडिंग करके अगर पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सालों निकल जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप CMS का यूज़ करके बनाएंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है, या फिर उसका जो मेन फीचर है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे फंक्शनलिटी क्रिएट करके बनाएंगे, तो आपको आसानी भी बहुत होगी और फटाफट काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ड्रीम वीवर जो है, अडोबी ड्रीम वीवर जो है बेस्ट सॉफ्टवेयर है, फ्री तो नहीं है, 1 महीना का ट्रायल जो है आप फ्री कर पाएंगे। इसमें कोई वाटर मार्क वगैरह कुछ भी नहीं आता है, पूरा फंक्शन जो है उसका यूज़ कर पाएंगे, और 1 महीने के बाद वो आपसे पूछेगा कोड के लाइसेंस कोड के लिए, ठीक है। चलिए, अब अडोबी ड्रीम वीवर भी बहुत अब मतलब यूज़ नहीं होता है आज की डेट में, क्योंकि अब ज़माना आ गया है CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। फटाफट कीजिए, सब कुछ बना बनाया है, आपको बस कस्टमाइज़ करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और कुछ नहीं। आप रिक्वायरमेंट देखिए क्या है और कस्टमाइज़ और कॉन्फ़िगर कीजिए। हाँ, अभी भी अडोबी ड्रीम वीवर का यूज़ लोग करते हैं जब कुछ ऐसा काम होता है जो आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं है, ऐसा ऑप्शन उन्होंने, जो डेवलपर हैं वो ऐसा नहीं दिए हैं, तो आपको मैन्युअली उस पेज को डाउनलोड करके CMS से, और वो जो ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर है उसमें ओपन करके आप उसको मैन्युअली वो फंक्शन क्रिएट करके फिर वापस उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ड्रीम वीवर का यूज़ तो खत्म होने वाला ही नहीं है एक्चुअली, वो तो एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है, उसमें सारा कुछ भी जो भी करना है, नया चीज़ अगर एक्स्ट्रा फंक्शन क्रिएट करना है आपको, तो वो यूज़ होगा ही, चाहे आप CMS पे काम कीजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो अब बात आता है CMS का। अब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, जैसे कैसे आप कंप्यूटर पे विंडोज़ लोड करते हैं, मोबाइल पे एंड्रॉयड होता है, तो वैसी तरह से CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। और उसके ऊपर से जैसे आप मोबाइल में अलग अलग ऐप डालते हैं अलग अलग फंक्शन क्रिएट करने के लिए, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी CMS के ऊपर अलग अलग से एड-ऑन्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं अलग अलग फंक्शनैलिटी क्रिएट करने के लिए। बस आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा प्लगइन और कौन सा एड-ऑन यूज़ करना है और कौन सा CMS यूज़ करना है। तो CMS चूज़ करने से पहले, सबसे पहले आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसे चूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो वेबसाइट बनाने जा रहे हो किस टाइप का वेबसाइट है, या तो वो ब्लॉग है, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर HRM है, या फिर फोरम बनाने जा रहे हैं, या फिर होटल बुकिंग का साइट है, या फिर टिकट बुकिंग का बस का, या फिर किसी तरह का भी साइट है। तो आपको सोचना ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कौन सा जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमको ये फैसिलिटी देगा इजीली और बेस्ट होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको हम आगे आगे ट्यूटोरियल्स में सारे जिस चीज़ का ट्यूटोरियल्स बताएंगे सब में हम बताते जाएंगे इसके लिए बेस्ट CMS कौन सा है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं CMS सॉफ्टवेयर, वो सारे के सारे मोस्टली ओपन सोर्स हैं और फ्री हैं। हाँ, जो थीम डेवलपर, उसमें आपको बेसिक थीम मिलता है, जो थीम डेवलपर्स होते हैं वो अलग से, आप थीम अगर परचेज करेंगे खूबसूरत बनाने के लिए वेबसाइट को तो वो लगेगा, लेकिन आपको बेसिक थीम जो है वो उसके साथ फ्री में मिलता है। और आपको ये जितने भी CMS हैं जो पॉपुलर हैं, चाहे वो ब्लॉग बनाने के लिए हो, जैसे वर्डप्रेस पॉपुलर है सबसे ब्लॉग बनाने के लिए हो, और वर्डप्रेस तो खैर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर तरह का साइट बना सकते हैं आप, लगभग इतना पॉपुलर हो गया कि इतने प्लगइन्स और एड-ऑन्स इसके डेवलप हो गया है कि हर तरह का साइट आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं लगभग। तो वर्डप्रेस बेसिकली ब्लॉग के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही वर्डप्रेस हो गया, ड्रुपल हो गया, जुमला हो गया, ई-कॉमर्स से बहुत से आ गए, ओपन कार्ड, जेन कार्ड, पेरिस्टा शॉप, मैगेंटो कॉमर्स, बहुत से हैं CMS, ठीक है। तो आपको जरूरत है बस आपको आपके हिसाब से चूज़ करना, और ये सारे CMS जो है ना, होस्ट गेटर
और जो ये है क्या बोलते हैं GoDaddy, दोनों क्या जो आप परचेज करेंगे होस्टिंग तो उसके साथ उसके कंट्रोल पैनल में फ्री में मिलेगा। बस 1 क्लिक इंस्टॉल करना होता है। जो भी आपको CMS चाहिए यूज़ करना है, आपके रिक्वायरमेंट जान लीजिए और उसके 1 क्लिक कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा पूरा और साइट रेडी हो जाएगा। बस आपको फिर कस्टमाइज़ करना होगा केवल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उसके अलावा जो ये CMS है वो ये तो ऑनलाइन होस्टिंग के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन ही बना लें अपने कंप्यूटर पे और उसको फिर बाद में अपलोड करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को वर्चुअल सर्वर बना लीजिए। उसके लिए आप वैम्प सर्वर जो है एक सॉफ्टवेयर है, वो फ्री में है, वो डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। वो वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देगा, बताएंगे ट्यूटोरियल में आपको अगर उसके बारे में। और फिर जब साइट जब रेडी हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा, कस्टमाइज़ कर लेंगे, तो आप फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप सर्वर पे अपलोड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको मे बी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग गया होगा अभी बीच में इतना कुछ मैं बोला तो, लेकिन ओवरऑल इज़ वेरी इजी। जब आगे एक एक करके बताएंगे ना तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बहुत आसान है। और जहाँ तक सवाल है ब्लॉगर, जो गूगल का ब्लॉगर है blogspot.com, उसका देखिए सबसे पहले तो उसका लुक ही उतना अजीब टाइप का है। खैर लुक छोड़िए, लेकिन बहुत से ऐसे फीचर्स हैं ना, सबसे बड़ा डिमेरिट है उसका SEO, सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू। सर्च इंजन जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि किसी भी टॉपिक पे ब्लॉगर का साइट ऊपर आ रहा हो, किसी भी क्वेरी के लिए सर्च कर रहे हो तो। रीजन है कि सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत पीछे हो जाता है, ठीक है। और अगर आपका सर्च इंजन में कोई सर्च करता है गूगल में या बिंग में या किसी में भी, और अगर वो नहीं आता है लिस्ट में ऊपर, तो क्या फ़ायदा साइट बना के, कोई देखने ही वाला नहीं है, तो आप कैसे अर्न कर पाएंगे। लेकिन वही वर्डप्रेस जो है बेस्ट है आपके पास, मतलब उसमें बहुत फैंटास्टिक तरीका है, इजी तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। और मतलब उससे आप क्रिएट करेंगे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेस्ट है उसके लिए। इसलिए ब्लॉगर का यही डिमेरिट है। उसका ब्लॉगर का डिमेरिट ये है कि आप एडसेंस के अलावा दूसरे और एड्स जो है वो आप नहीं डाल पाएंगे उस पर। एडसेंस गया तो सब गया, तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके अलावा और जो है जो और कंपनीज हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ये Wix.com है या फिर और बहुत से हैं, तो वो लोग Wix तो खास करके एक्चुअली बहुत अगर सुंदर वेबसाइट चाहिए और कुछ भी नहीं जानना है और न जानने की इच्छा है, तो बस Wix से बना लीजिए। Wix थोड़ा कॉस्टली है डेफिनेटली, और इसका ट्यूटोरियल भी स्पॉन्सर वीडियो आने वाला है, आज ही आएगा या फिर कल आ जाएगा। तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पता नहीं कितना समझ में आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर सब फ्लो हो गया। आप बताइएगा थोड़ा कमेंट में कि समझ पाए या नहीं समझ पाए, ताकि मैं आगे से फिर से और इसे डाउन टू बॉटम जाना चाहूँ कि आपको और समझा सकूँ अच्छा से। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और कल जो है मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा पूरा ट्यूटोरियल एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।